हेलो बच्चों, वेलकम टू राइटो अकेडमी। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, जैसे कि हमारा चैप्टर 10 चल रहा था, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड, इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ह्यूमन आई। हमने अपने चैप्टर को दो पार्ट्स में बांट दिया था। फर्स्ट इज ह्यूमन आई एंड सेकंड इज कलरफुल वर्ड। तो इससे पहली वाली क्लास में हमने क्या देखा था? हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था, कैसे कैसे उसके कितने पार्ट्स होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, और उसके बाद हमने डिफेक्ट्स जाना कि आईज में क्या होता है, हमारा कैसे डिफेक्ट्स आते हैं, कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं, और कैसे उनको जो है करेक्ट किया जा सकता है, किन लेंसेज को यूज करके अ, हम उनको जो है डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वाली वीडियो देखनी है बच्चों, तो आप लोगों को फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। आज की इस पार्ट में हम लोग इसका सेकंड जो हमने बोला था, कलरफुल वर्ड, हम वो वाला कॉन्सेप्ट जो है पढ़ने वाले हैं। तो कलरफुल वर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे पढ़ने के लिए आप लोगों को कुछ फिनोमिनास पढ़ने हैं यहाँ पे बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली वर्ड के बारे में पढ़ोगे, आप बेसिकली जानोगे कि प्रैक्टिकलिटी में आप कुछ चीजें जो देखते हो कलर्स को लेकर, वो उनके पीछे प्रिंसिपल क्या होते हैं, ठीक है। और वो प्रिंसिपल ही पहले आपको समझना है कि उनके कॉन्सेप्ट समझने हैं कि कैसे क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिकलिटी की अगर मैं बात करूं तो आपके पास एक ट्राइंगुलर करके प्रिज्म होता है, जैसे आपके पास एक स्लैब होती है, जैसे आप लोगों ने लैब वगैरह में देखा होगा ट्रांसपेरेंट, जैसे हमारा ग्लास ऐसा ट्रांसपेरेंट होता है ना, वैसे ही कुछ थिक हमारा। अच्छा, पिरामिड पिरामिड तो आप लोगों ने देखा होगा ना टीवी वगैरह में, तो वो कैसा होता है, वो 3D इमेज होता है। जैसे कि 3D में हमारे पास तरफ से जो है ट्राइंगल होता है। अगर मैं इस बनाने की कोशिश करूं, तो जैसे मान लो ये तो एक इसका एक साइड हो गई, ठीक है। दिस इज वन साइड, फिर उसके बाद एक साइड और होगी पीछे से, राइट, और एक दो, और ऐसे ही इनके पीछे भी एक साइड होगी जो अभी नहीं दिख रही है, ठीक है। तो इट इज व्हाट अ 3D स्ट्रक्चर। तो ये जो ट्राइंगल्स को लेके 3D स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्राइंगुलर प्रिज्म कहते हैं, विच इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पढ़ना है, इससे पहले लाइट वाली क्लास में मैंने आप लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझाया था, एक स्लैब को यूज करके, कि कैसे हमारे पास एक स्लैब होती है, राइट। अगर बच्चों को याद आ रहा होगा, अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, रिवाइज करा होगा, तो हमारे पास ये इंसिडेंट रे आई। रे आने के बाद क्या होती है उसका, तो वो थोड़ा सा क्या होती है, क्योंकि वो अगर रेयर मीडियम से, क्या था, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में, तो हमारी जो रिफ्रैक्टेड लाइट है उसका एंगल जो है डिक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू व्हाट, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। बाद में वो अपना स्ट्रेट लाइन जा रही है। अगेन यहाँ पे क्या होता है, वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो फिर से हमारा जो है दूर हो जाती है, यानी उसका एंगल जो है इंक्रीज हो जाता है, किससे, नॉर्मल से, है ना बच्चों। तो यही चीज आपको क्या है यहाँ पे देखने को मिलती है। वहां पे आपके पास स्लेब होता है ट्रांसपेरेंट, और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, प्रिज्म होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि इस डायग्राम को अगर आप देखो अच्छे से समझो, तो आपके पास ये क्या जा रही है, इंसिडेंट रे जा रही है, पी क्यू हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक है बच्चों। फिर हमारे पास यहाँ पे पी क्यू ई बेसिकली पीई हमारे पास क्या लिखा है, इंसिडेंट रे है। वो हमारे पास कहाँ फॉल हुई, हमारे एक सरफेस पे फॉल हुई, प्रिज्म के। यहाँ से ये इसका नॉर्मल जा रहा है, ये जो एन वाला पार्ट है ना, ये देख सकते हो जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दिस इज योर नॉर्मल, ठीक है। अब क्या होगा कि नॉर्मल से ये जो एंगल है आई, ये डिक्रीज हो जाएगा, विच इज आर। अब आप इसमें ओवर राइटिंग को थोड़ा बैक करके, हाँ, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो आई है बच्चों, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, ठीक है। हमारा एंगल आर कम होता है, क्यों, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि रेयर से डेंसर मीडियम में जब जाती है, तो हमारा जो है लाइट, उसका एंगल जो है डिक्रीज हो जाता है। वहीं अगर वो रेयर मीडियम में जाती है, तो उसका एंगल जो है अगेन इंक्रीज हो जाता है। तो यही चीज होती है। तो अब क्या होता है बच्चों कि ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में चलेगी, क्योंकि अब तो मीडियम सेम है, ये मीडियम क्या आ गया, ग्लास का मीडियम आ गया, ठीक है। और पहले हमारा मीडियम क्या था, एयर था। तो अब तो ये सीधा चलेगी स्ट्रेट लाइन में, चलते चलते स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे आ गई। अगेन जब ये यहाँ से निकलेगी, तो अगेन ये हमारा जो है फिर से बैंड करेगी। ये हमारा इसका नया जो है नॉर्मल आ गया बच्चों, अगेन ये यहाँ से बैंड कर गई। एंड नाउ दिस एंगल इज ई, विच इज योर एंगल ऑफ इमरजेंस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये ओवर राइटिंग हो गई है, तो एक सेकंड मैं इन सारी छोटे छोटी चीजों को रफ आउट कर देती हूँ, ताकि आप अच्छे से देख पाओ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये एंगल आई हो गया, यहाँ पे लिखा भी एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे एंगल ई है इस जगह पे, ये जो निकल रही है यहाँ से, ये क्या है हमारे पास, एंगल ई, विच इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इन दोनों को अगर आपने क्या करना है कि ये इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी सीधा, ठीक है? ऐसे जा रही थी बट ये ड्यू टू रिफ्रैक्शन मुड़ गई। बट अगर आप इसका ओरिजिनल पाथ अगर ऐसे करके ड्रॉ करो डॉटेड लाइन से, ठीक है? सिमिलरली अगर आप इस इमर्जेंट रे का जो ये यहाँ से ऐसे निकली है, इसको पीछे तक डॉट डॉट करके ड्रॉ करो, तो जहाँ पर ये बच्चों मिल रहा है, जहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है और ये जो एंगल बना रहा है डी यहाँ पे, ये हमारे पास क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि इतना एंगल हमारा जो है इतना डेविएट हुआ है टोटली, यानी कि ये टोटली इतना डेविएट हुआ है अपना सीधा जाने से, ये यहाँ पे बेसिकली से सीधा जाना था बट सीधा ना जाके ये इस तरीके से गया है, तो ये आपकी इंसिडेंट रे से जो इमर्जेंट रे है, मैं अगेन ओवर राइटिंग को डिलीट रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि आपकी इंसिडेंट रे ऐसे जानी थी बट आपकी जो फाइनल रे है वो ऐसे निकली। तो बेसिकली यहाँ पे ये बात ये हो रही है कि टोटल डेविएशन कितना आया है किससे, आपकी इंसिडेंट रे से। तो इसी चीज को यहाँ पे क्या बोला गया है, डी से डिनोट करा गया है और क्या बोला गया है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है बच्चों, अब ये चीज आप क्यों पढ़ रहे हो, ये चीज आप इसलिए पढ़ रहे हो बिकॉज प्रैक्टिकल आपकी जो लैब में प्रैक्टिकल होता होता है, जहाँ पे आपके टीचर्स आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं, वहां पे क्या होता है कि आपके पास एक प्रिज्म होता है, जहाँ प्रिज्म कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके दिखाया है 3D में। ठीक है, इस तरीके से आपके पास प्रिज्म होता है, यहाँ से आपकी जो है सनलाइट या कोई भी वाइट लाइट बीम यहाँ पे आपकी गई और वो क्या होती है कि वो ब्रेक हो जाती है 7 कलर्स में। इसको आप कैसे समझ सकते हो बच्चों, जो हमारी सूरज की किरणें हैं आपको दिखने में ये ऐसे लगता है बट ये भी क्या है, हमारा कॉम्बिनेशन क्या होता है 7 कलर में। तो होता क्या है कि हमारी ये जो व्हाइट लाइट है जो हमें व्हाइट दिखती है वो क्या होती है बेसिकली, जब इस प्रिज्म से ऐसे जाती है तो 7 कलर्स में जो है ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक है, हमने यहाँ पे रिफ्रैक्शन पढ़ लिया कि हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, लाइट हमारी कैसे डेविएट करती है, किस किस तरीके से बैंड करती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमने पढ़ना है कि हमें पढ़ना है कि व्हाइट लाइट जो है 7 कलर्स में उसका टूटना, वो चीज क्या कहलाता है, वो डिस्पर्जन कहलाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, आपको ये पढ़ना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन लिख कर आनी है और ये डायग्राम भी आपको तब बना कर आना है। ठीक है बच्चों, तो अग हमसे पूछा जाएगा डिस्पर्जन क्या होता है, तो व्हाइट लाइट का उसके कंपोनेंट कलर में टूटना ही हमारा क्या होता है, डिस्पर्जन कहलाता है। अब बच्चों यहाँ पे ये होता किस वजह से है, क्योंकि हर कलर की अपनी एक डिफरेंट बेंडिंग एबिलिटी होती है। क्या होती है, और ये वर्ड बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या, डिफरेंट बेंडिंग एबिलिटी। तो ये चीज कहाँ से आई बच्चों, ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली 7 कलर है। अगर मैं इनको याद करने की ट्रिक बताऊं तो क्या होती है, हमारे पास विप ग्योर होती है, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं कलर्स को भी बताऊं तो वी फॉर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो रेड हमारा सबसे ऊपर आता है, वो हमारा सबसे कम डेविएट करता है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, ये जो ऑर्डर है यहाँ से ऐसे करके ये जो ऑर्डर जा रहा है, ये हमारा वेवलेंथ यानी लैम्डा इंक्रीज कर रहा है। लैम्डा और फ्रीक्वेंसी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब बेसिकली अगर इनको आप समझो, इनका मैं अगर आप प्रैक्टिकलिटी में अगर आपको समझाऊं कि लैम्डा से आप कैसे समझ सकते हो, फ्रीक्वेंसी से कैसे, तो बच्चों फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू स्पीड। ठीक है, वहीं पे वेवलेंथ इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी। ठीक है, क्या मैंने बोला कि वेवलेंथ आपकी इंटेंसिटी से रिलेटेड होती है और फ्रीक्वेंसी आपकी स्पीड से रिलेटेड होती है। ठीक है, अब ये चीज क्या है, ये चीज आगे आप अभी इसी क्लास में और अच्छे से समझोगे, देन मैं आपको वापस इसी स्लाइड पे लाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ। ठीक है, अभी आप इतना समझ लो कि हमारा ये जो विबग्योर होता है ये आपको याद करना है, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है कलर्स को याद करने की। और ये एक ऑर्डर में है, कौन सा ऑर्डर, इनका लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, लैम्डा व्हाट, वेवलेंथ, वेवलेंथ इज लैम्डा
और ये क्या हो रहा है यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इनका जैसे ये वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेंडिंग भी उतना कम, यानी कि आप देखो तो रेड कलर कम बेंड हो रहा है, कहाँ से, नॉर्मल से। लाइक ये जो नॉर्मल जा रही है, अगर आप कंपेयर देखो, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था डी, ठीक है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे ये नॉर्मल बनाया, एक ऐसे डेविएट हो रहा है, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे ऐसे करके। तो आप ये देखो कि ये छोटा सा एंगल ये डी है, ठीक है, फिर ये भी डी है, बट ये क्या है, ये अलग अलग कलर है, तो यहाँ पे ये जो डेविएशन है इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता चला जा रहा है। ये वाला डेविएशन इस वाले डेविएशन से, बड़े वाले से कम ज्यादा है, मतलब ये जो है ये वाला छोटा वाला, ये बड़े वाले से छोटा है, ठीक है। अगर मैं इसे डी बोलूँ और इसे डी डैश बोलूँ तो हमारा जो डेविएशन डी है वो छोटा है किससे, डी डैश से। ये थोड़ा ओवर राइटिंग हो गई है, मैं थोड़ा से रफ करके अच्छे से बनाती हूँ ताकि आप अच्छे से समझो। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये इंसिडेंट रे ऐसे जाके ऐसे सीधी जानी थी, बट ये ऐसे इतना डेविएशन आया। मैं ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ से डेविएशन वाला, ठीक है। एक डेविएशन हमारे पास ये आया, एक डेफिनेशन ये आया, ठीक है। एक हमारे पास डी है और एक है हमारे पास डी डैश। तो ये वही चीज मैंने लिखी है कि डी डैश हमारा डी से बड़ा है, यानी कि डी डैश डेविएशन डी से बड़ा है। सिर्फ वही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जो रेड कलर है वो ज्यादा डेविएट नहीं हुआ है, वेयर एज वी, वी स्टैंड फॉर वॉयलेट कलर, वो बहुत ज्यादा डेविएट हुआ है। यहाँ पे इस चीज को आप ऐसे करके, मतलब जब प्रैक्टिकल्स करते हो तो आपको ये चीज समझ में आती है क्या, कि हमारा वॉयलेट कलर ज्यादा डेविएट करता है। सिमिलरली ये जो रेंज जा रही है, जैसे ऑरेंज, येलो, ये मतलब कि क्या, ब्लू कलर ज्यादा डेविएट करता है किससे, रेड कलर से, येलो कलर से, ऑरेंज कलर से। ये एक सीरीज है, इस तरीके से आप डेविएशन जो है यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है बच्चों। तो मुझे लगता है कि आपको ये थोड़ा समझ में आ गया होगा कि हमारा डिस्पर्जन क्या होता है। डिस्पर्जन इज बेसिकली द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। और हमारे पास ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो है डिफरेंट बेंडिंग एबिलिटी होती है, किसकी, अलग अलग कलर की। डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट बेंडिंग एबिलिटी। अब होता क्या है बच्चों, कि मान लो एक प्रिज्म के आगे अगर आप दूसरा प्रिज्म उल्टा करके लगा दोगे तो व्हाट वी गेट। तो ये एक्सपेरिमेंट अगर आप अपनी क्लास में करते हो तो आपको देखोगे, आप यही देखोगे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आपने एक व्हाइट लाइट दी, अगर आप वहां पे उसी के पास एक उल्टा प्रिज्म रख दोगे तो वहां पे क्या होगा कि अगेन यू, व्हाट यू गोना गेट, यू अगेन गोना गेट अ व्हाइट लाइट, ठीक है। मतलब ये कलर वापस से क्या है, पहले तो स्प्लिट हो जाएगी व्हाइट लाइट 7 कलर में, और उसके बाद क्या होगा, अगेन ये व्हाइट कलर, ये 7 कलर जो है कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देंगे, अपना व्हाइट लाइट को अगेन फॉर्म कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये हमने कॉन्सेप्ट किसका पढ़ा, हमने पढ़ा डिस्पर्जन का, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट का पढ़ा, ठीक है बच्चों। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा अगला टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है बच्चों, जो ये लिख रखा है यहाँ पे, मैंने ऊपर से नहीं डाला ये टॉपिक, बट दिस आर टॉपिक इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम ये पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट बच्चों तब पढ़ा जाता है जब आपका डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रहा हो। क्या कह रही हूँ मैं, एक सेकंड मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाला केस आ गया, ठीक है। आप, मैंने आपको क्या बताया था, रेयर से पहले डेंसर में जाता है, फिर डेंसर से अगेन रेयरर में जाता है। तो आप यहाँ पे इतना केस देखो, जब वो डेंसर से रेयरर में जाता है तो उसका एंगल पहले कम होता है, फिर बाद में बढ़ जाता है। यह चीज आप यहाँ पे इस जगह पर भी देख सकते हो, इमरजेंट वाले केस में। इसे मैं ओवर राइटिंग को रफ कर देती हूँ। हाँ, तो ये चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये जो एंगल है आर, यहाँ पे एंगल आर इज स्मॉलर देन एंगल ई। क्यों, क्योंकि हमारा जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है तो हमारा एंगल जो है बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सीखने वाली बात ये है बच्चों कि जैसे जैसे आपका अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केस उल्टा हो गया है। इस जो ये डायग्राम अभी आपको शो हो रहा है यहाँ पे, उल्टा कैसे हो गया कि अब तक हमारा जो इंसिडेंट रहता था वो एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता था, इसलिए अब यहाँ पे क्या है, आपको पहले बताना जरूरी इसलिए क्योंकि यहाँ पे अब हमारा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि एंगल बढ़ जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा एंगल आर बड़ा होगा आई से, ठीक है। क्यों, ये हमारा यहाँ पे लिखा भी है वाटर, वाटर इज डेंसर, और ये हमारे पास क्या है, एयर विच इज लेस डेंस। तो हमारा जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आर इज ग्रेटर देन आई। अब यहाँ पे सीखने वाली बात बच्चों ये है कि जैसे जैसे आप आई इंक्रीज करोगे ना, सेम इसी में वाटर और एयर के कॉम्बिनेशन में जैसे जैसे आप आई इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे आपका आर भी इंक्रीज होता जाएगा। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जैसे मान लो ये आई है, ठीक है। जैसे मैंने मान लो
मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये नॉर्मल है हमारा, ठीक है? एक आई मेरा ऐसे जाके ऐसे चला गया। अब मैं पेन बदल के अब दिखा रही हूँ कि मैंने मान लो फिर आई को इंक्रीज़ करा। जैसे मैंने आई को इंक्रीज़ करा, हमारा आर भी हो जाएगा। इंक्रीज़ कैसे हो रहा है? इस वाले नॉर्मल से हो रहा है बच्चों। यहाँ से देखना है आपको एंगल, कभी आप कहीं और से देख रहे हो, ठीक है? और फिर यहाँ से ये वाला एंगल भी इंक्रीज़ हो गया, ठीक है? यहाँ से देखना है आपको। तो पहले हमारा आई था ये इतना, फिर हमने आई बढ़ाया, तो जैसे-जैसे एज़ वी इंक्रीज़ आई, हमारा आर भी उसी स्पीड से इंक्रीज़ होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड केस क्या आता है बच्चों, क्रिटिकल एंगल का। यहाँ पे हमें पहले पढ़ना है क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो मान लो मैंने इस आई को इतना बढ़ा दिया कि ये आई जो है बढ़ते-बढ़ते ये यहाँ पे आर सॉरी, यहाँ पे ये मैं आर बढ़ाती जा रही थी, जैसे-जैसे मैं आई को बढ़ा रही थी, मैं आर को भी बढ़ा रही थी। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप आई को इतना बढ़ा देते हो कि जो आर है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला जाता है, क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे यही हुआ है कि आपने आई को यानी इंसिडेंट रे को इतना एंगल पे कर दिया कि जो उसका रिफ्रैक्टिव एंगल है वो 90 डिग्री पे चला गया। जो आपकी रे रिफ्रैक्ट होती ये आर जो है वो आपका कहाँ किस में बदल गया, 90 डिग्री में बदल गया। और उसी इंसिडेंट एंगल को यहाँ पे थीटा सी से डिनोट करा गया है, उसी इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। वो इंसिडेंट एंगल हमारा किस में चेंज हो जाता है, फिर क्रिटिकल एंगल पे। तो बेसिकली क्रिटिकल एंगल को अगर आपको समझाना हो तो वो क्या होता है, क्रिटिकल एंगल इज दैट इंसिडेंट एंगल एट विच रिफ्रैक्टेड रे बैंड एट 90 डिग्री या रिफ्रैक्ट एट 90 डिग्री, ठीक है? जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो रिफ्रैक्ट कितने पर होती है, 90 डिग्री पे होती है। अब इसके बाद आता है हमारा क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सॉरी। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे ये आपका आई गया, ठीक है? अब आपने आई को और बढ़ा दिया, आपने यहाँ पे आई को और बढ़ा दिया। मैं दूसरा पेन यूज़ करती हूँ। यहाँ पे आपने आई को और बढ़ा दिया, तो इसके बाद क्या होगा कि वो परपेंडिकुलर से भी ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ अंदर ही आपका जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्शन का केस अगर मैं आपको याद दिलाऊँ तो आपके पास क्या होता था, मिरर हो रहा था, आप ऐसे इंसिडेंट ले आते थे और रिफ्लेक्ट हो जाता। तो इसीलिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन ना बढ़ कर के रिफ्लेक्ट बोला गया है कि एक तरीके से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो गई है, और वो रिफ्लेक्ट कब होगी, जब वो एंगल आपका क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपके पास कंडीशंस क्या रहती हैं? तो पहली कंडीशन तो आपके पास रहती है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर विच इज योर रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है? ये तो हमारा बेसिकली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला ही केस है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है, आपकी कंडीशन इंपॉर्टेंट रहती है, वो ये रहती है कि आपका आई जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो बच्चों वो इतना ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगा कि वो लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, और वो केस किसका बन जाएगा, रिफ्रैक्शन से कन्वर्ट होके केस बन जाएगा रिफ्लेक्शन का, क्योंकि लाइट एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर गई है। ये चीज हम रिफ्लेक्शन में ही तो पढ़ते हैं कि जब हमारी लाइट टकराकर वापस उसी मीडियम में आ जाती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ऐसा इसलिए है बच्चों, हमने इसे, अब बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमने इसे रिफ्लेक्शन ही क्यों नहीं कह दिया। हमने इसे यहाँ पे केवल रिफ्लेक्शन इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये जो बच्चों आपका सरफेस है इट इज ट्रांसपेरेंट। इट इज ट्रांसपेरेंट बच्चों, ये आपका ओपेक या वैसा सरफेस नहीं है जैसा आप मिरर के केस में बनाते हो कि पीछे पॉलिश कर दिया और फिर आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, दैट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्शन, क्योंकि आपका सरफेस ट्रांसपेरेंट है ही नहीं। बट इन आर केस, इन दिस केस आर सरफेस इज ट्रांसपेरेंट, यानी कि यहाँ पे होना तो रिफ्लेक्शन चाहिए था बट हो गया रिफ्लेक्शन। इसीलिए यहाँ पे इस चीज को, इस फिनोमेना को नया नाम दिया गया, क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों? तो ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। पहली चीज़ तो ये हमारा, ठीक है? दूसरी चीज़ होती है कि हमारे यहाँ पे कंडीशन क्या होती है। क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा आई जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, यानी इंसिडेंट एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है, वो एंगल जिसपे हमारा रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्ट करती है कितने एंगल पर, 90 डिग्री पर। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे आपका कौन-सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट भी आपका जो है क्लियर हो चुका है। ठीक है? तो अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अब हमारा स्टार्ट होता है कलरफुल वर्ड जो होता है बेसिकली। अब तक हमने जो पढ़ा वो हमने फिनोमेनास पढ़े, वो प्रिंसिपल पढ़े कि क्या-क्या होते हैं। अब हम उनकी एप्लीकेशंस देखने वाले हैं अपने रियल वर्ल्ड में। हम जानेंगे कि हम इस पृथ्वी पे रहते हैं, ये पृथ्वी इतनी कलरफुल कैसे होती है? जैसे जैसे हमारा आसमान ब्लू ही क्यों होता है? हमें उगता हुआ सूरज रेड क्यों दिखाई देता है? हमारा जो
इमरजेंसी की कलर होता है वो रेड क्यों होता है? रेड स्टॉप लाइट होती है, किसी भी जगह पे अगर हमें कुछ खतरनाक या डेंजर दिखाना हो तो हम रेड कलर से उसे शो करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पढ़नी है अपने इस कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। तो पहली चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम रेनबो पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? रेनबो। तो सवाल ये है कि ये रेनबो होता कैसे है? मतलब इसके पीछे प्रिंसिपल क्या छुपा है रेनबो के पीछे? ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पर होता है कन्फ्यूज़न। क्या होता है? कन्फ्यूज़न। 1 सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे होता है क्या? कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न कैसे बच्चों? कन्फ्यूज़न ऐसे होता है कि इससे पहले मैंने आपको जैसे पढ़ाया डिस्पर्जन, ठीक है? डिस्पर्जन में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि आपका जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। तो मैं अगर किसी बच्चे से पूछती हूँ कि अगर रेनबो का पीछे प्रिंसिपल क्या है और मैंने अगर उसे तब तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना पढ़ाया हो, तो वो क्या बोलेगा कि मैम इसका तो डिस्पर्जन होता है। बट बच्चों ये जो रीज़न है वो सही नहीं है। क्योंकि हमारा जो रेनबो है उसका जो पीछे का उसका जो कॉज़ है वो हमारा रिफ्रैक्शन के साथ-साथ होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों? अब वो कैसे होता है वही चीज़ हमें समझनी है। तो हम ये चीज़ हम हमारे पास ये इमेज है जो हम देख रहे हैं, हमारे पास सन है, ठीक है? सन से हमारी लाइट आ रही है। हमारे पास सन से लाइट आ रही है तो अब हमारा क्या होता है? पहली चीज़ तो आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको रेनबो हमेशा दिखाई देते हैं? ऐसा नहीं होता। हमने सुना है अपने बड़ों से कि रेनबो हमें कब दिखाई देता है कि जब हमारे पास बारिश वाला मौसम भी हो रहा होता है, यानी कि हमारा आसमान में एनवायरनमेंट में हमारे ऊपर बारिश का भी थोड़ा मतलब जब बारिश भी हो रही होती है और धूप भी निकल रही होती है, उसी वक़्त हमें जो है रेनबो ज़्यादातर दिखाई देते हैं। यानी कि आपके एनवायरनमेंट में नमी होनी चाहिए, यानी पानी के ड्रॉपलेट्स होने चाहिए मौजूद और क्या होना चाहिए? सन की प्रेजेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हर सनी डे पे क्या आपको ऐसे दिखता है रेनबो? नहीं। अगर दिख भी रहा होता है तो वहां पे जो है आपके इन्वायरमेंट में आपके एटमॉस्फेयर में पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स मौजूद होंगी, जिनसे आपका टकराकर स्कैटरिंग हो रही है और आपको क्या दिखाई दे रहा है? रेनबो जो है दिखाई दे रहा है। अब हम इसका रीज़न समझते हैं कि क्या होता है। तो रेनबो अक्सर तब दिखाई देता है जब आपका सन भी होता है और आपकी जो है वाटर ड्रॉपलेट्स भी आपके एटमॉस्फेयर में प्रेज़ेंट होती हैं। ठीक है? अब होता क्या है कि ये जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये कैसे एक्ट करती है? ये एक्ट करती हैं एज़ अ प्रिज़्म, जो मैंने आपको पहले बताया। तो होता क्या है कि पहले ये व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट आने के बाद ये बिखर गई 7 रंगों में। क्या हुआ? डिस्पर्जन एक तरीके से, जो हमने पहले पढ़ा प्रिज़्म के केस में कि व्हाइट लाइट हमारा किस में चली गई? 7 रंगों में चली गई। ठीक है? अब यहाँ से क्या हुआ बच्चों, वो यहाँ से अब आप देख रहे हो कि ये रेड कलर है, ठीक है? और ये वॉयलेट कलर है, ठीक है? ये वाला केस है। पहले आपका रेड कलर आता है ना, अगर आप सोच रहे होंगे ये क्या है और ये नीचे आपका वॉयलेट है, तो ये यही चीज़ दिखाई गई है कि ऊपर आपका रेड कलर है और नीचे आपका वॉयलेट कलर है, ठीक है? यहाँ से हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि ये क्या हुआ, आपका क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा इसका इंसिडेंट एंगल था, तो ये जो रे है ये वहाँ से निकलने के बजाय क्या हुई? बेंड हो गई। ठीक है? समझ में आ गया? यहाँ से निकलने के बजाय ये बेंड हो गई है, इसे यहाँ से निकलना चाहिए था, इसीलिए यहाँ पे डॉटेड लाइन बनी है कि इसे यहाँ से निकलना चाहिए था, बट ये यहाँ से निकलने के बजाय क्या हो गई? बेंड हो गई, यानी कि एक तरीके से रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिला। ठीक है बच्चों? हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? रिफ्लेक्शन देखने को मिला और ये लाइट यहाँ पे ऐसे करके रिफ्लेक्ट चल हो गई और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ से जो है निकली है बाहर को, ठीक है? तो यहाँ पे हमें और फिर सिमिलरली वॉयलेट के साथ भी हुआ कि यहाँ पे इंसिडेंट एंगल इसका क्या था? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा था, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ पे ये जो रे बाहर निकल गई। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे इन कॉन्सेप्ट के बीच में कंफ्यूज होकर एग्जाम में पूछा ये जाता है और इसीलिए शायद ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछा जाता है और फिर वो करके क्या आ जाते हैं टिक, वो टिक कर कर आ जाते हैं कौन सा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट का लिख कर आ जाते हैं वो, कि यानी कि व्हाइट लाइट का 7 रंगों में बिखर जाना। बट इसका कॉज़ केवल इतना नहीं है, इसका रिफ्रैक्शन के साथ-साथ हमारा क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। तो ये यहाँ से जब वाटर से ऐसे करके यहाँ से लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, तो तब ये यहाँ से ऐसे करके बाहर निकलती है बच्चों, एंड देन वी सी व्हाट? रेनबो। तब हमें क्या दिखाई देता है? 7 कलर दिखाई देते हैं रेनबो के। ठीक है बच्चों? तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेनबो हमें कैसे दिखाई देता है, क्या उसके पीछे प्रिंसिपल, क्या उसके पीछे साइंस होता है।
ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। आगे कैसे? आगे भी हम देखते हैं कि हम और क्या-क्या चीज़ें हैं जो हम ना चारों तरफ देखते हैं और उनके पीछे की साइंस को समझते हैं। ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं हम तारों के बारे में। ठीक है? अब तारे क्या हैं, आपको टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। जैसे कभी छोटा हो गया, कभी बड़ा हो गया और ऐसे ही मतलब यानी कि वो ट्विंकलिंग करते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो बोलते हैं ट्विंकल, ठीक है? वो ट्विंकल करते हैं। ट्विंकलिंग यानी कि चमकना, कभी छोटा हो जाना, कभी बड़ा हो जाना, इस तरीके से वो करते हैं। पोएम भी है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो यहाँ पे होता क्या है कि इसके पीछे का जो कॉज़ है बच्चों, वो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या होता है बच्चों? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। तो होता क्या है बच्चों कि पहले तो आप ये चीज़ समझो कि हमारे जो तारे होते हैं ना, वो जितने दूर हमें दिखते हैं वो उतने दूर होते नहीं हैं। वो एक्चुअली में क्या होता है कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन, हमारा जो है रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली लाइट का बैंड होना होता है। तो ऐसा नहीं होता कि तारों से सीधा ही आपके पास आ रही है लाइट, ऐसा नहीं होता है। वो एक्चुअल पाथ उसका ऐसे होता है, वो रिफ्रैक्ट करते-करते बैंड होते ऐसे करके बैंड, मतलब रास्ते में इतने ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, इतना ज़्यादा टर्बुलेंस होता है, टर्बुलेंस वर्ड यूज़ होता है इसके लिए। यहाँ पे इतने ज़्यादा पार्टिकल होते हैं, इतनी बार रिफ्रैक्शन होता है, जिस वज़ह से हमें क्या होता है, लाइट जो है टिमटिमाती हुई नज़र आती है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तारे तो हमें ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं, बट प्लैनेट्स क्यों नहीं आते? व्हाई नॉट प्लैनेट्स? अब प्लैनेट्स इसलिए नज़र नहीं आते बच्चों, क्योंकि वो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं और बहुत पास में होते हैं। वहीं ये जो तारे हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, ये बहुत ज़्यादा दूरी पे होते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी पे। वो इतनी दूर से ट्रैवल करती हुई लाइट आ रही होती है, तो इस वजह से हमें क्या होता है, वो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, बट प्लैनेट्स नहीं आते, क्योंकि वो हम बहुत बड़े साइज़ के होते हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज़ पे होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टार्स। इसका यही रीज़न होता है। बस क्या आपको क्या होना है कि वो कम डिस्टेंस पे होते हैं, एट लोअर डिस्टेंस दैट देन स्टार। दैट्स व्हाई हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो हमें ट्विंकल करते हुए नज़र नहीं आते और तारे हमें आते हैं। क्यों? बिकॉज़ ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एंड व्हाट इज़ दिस, कि हमारा जो है जो तारों से जो हमारी रोशनी आ रही है, वो इतने ज़्यादा मीडियम से ट्रैवल करती हुई आती है, इतना ज़्यादा बैंड हो जाती है वो। तो एक्चुअली में क्या होता है कि हमें लगता है कि वो जहाँ जितना उसका एपरेंट पोज़ीशन होती है, एक तो वो उसकी एपरेंट पोज़ीशन नहीं होती। ठीक है? वो इस तरीके से बैंड हो जाती है, यानी कि हमें हमें लगता है कि हमें सीधा तारा दिख रहा है, तो वो तारा यहाँ पे होगा, बट नहीं। वो हमारे पास उसकी जो है बैंड होती हुई उसकी तरफ आती है, तो जहाँ पे वो हमें दिख रहा होता है, वहाँ पे उसकी एक्चुअल पोज़ीशन नहीं होती, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, वो ट्विंकल क्यों करते हैं? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों? अब यहीं पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का हमारे पास एक और जो रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल होता है, वो क्या होता है कि सूरज। सूरज हमें क्या होता है, सनराइज़ से, एक्चुअल सनराइज़ से 2 मिनट पहले दिखता है और सनसेट के 2 मिनट बाद तक भी हम उसे देख सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न भी हमारे पास क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है बच्चों। वो लाइट जो है मतलब आपको ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखो दिखाया भी गया है कि ऐसा नहीं है कि आपको वो सीधा है तो सीधा ही आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। आप वो जो लाइट आ रही होती है आपका ऑब्जेक्ट से, वो बैंड हो जाती है। और बैंड क्यों होती है? क्योंकि इतने मीडियम होते हैं, वहां से जो है इतने ज्यादा रिफ्रैक्शन हो जाता है। रिफ्रैक्शन की वजह से हमारा जो लाइट है वो बैंड हो जाती है, और बैंड होने की वजह से वो हम तक जो है पहुंच जाती है। यही इसका रीजन होता है कि वो हमें 2 मिनट पहले दिख जाता है, सनसेट सनराइज से 2 मिनट पहले दिख जाता है और सनसेट के 2 मिनट बाद दिख जाता है। तो ये हमारे पास कुछ फिनोमिना थे किसके? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के। क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेरिक वर्ड इसको क्यों दिया गया है? क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है ना, हमारा जो है पृथ्वी के बाहर की चीजें हैं ये। ठीक है? ये जो दो एग्जाम्पल आपके आगे डिस्कस करे, या प्लैनेट वाला जो डिस्कस करे, ये सारे आपके क्या है, पृथ्वी के बाहर के हैं। इसीलिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक वर्ड यूज करा गया है, क्योंकि बीच में हमारा क्या आ गया, एटमॉस्फेयर आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ पृथ्वी के अंदर की ही बातों की, पृथ्वी के अंदर की ही फिनोमेना की। जैसे ये तो हमारे बाहर की हो गई, ठीक है? अब हम अंदर की देखते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो आपको एक फिनोमेना पढ़ना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? सिंपल, कि हमारा सनलाइट आती है और ये जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारे जो है लाइट को स्कैटर्ड कर दें, यानी लाइट को एक तरीके से क्या है, चारों तरफ फैला देते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है कि
अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमारा जो सूरज है वो जब उग रहा होता है या जब सनसेट हो रहा होता है तो वो हमें ऐसे रेड क्यों दिखता है, इस तरीके से रेड क्यों आ जाता है, जबकि नॉर्मली हमारा आसमान ऐसे ब्लू रहता है नहीं रहता है। तो यही चीज है कि ऐसा क्या होता है सनसेट के टाइम पे कि वो हमारा जो है रेड आता है और वैसे हमारा आसमान इतना ब्लू होता है, ठीक है बच्चों? और वहीं पर हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारा ये जो स्टॉप वाले बटन होते हैं, स्टॉप वाला सिग्नल होता है, ये भी हमारा रेड क्यों होता है? तो अगेन मैं आपको ले जाती हूँ इस वाले पार्ट पे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लाऊँगी यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे ये आपको क्या समझना है? आपको समझना है इंटेंसिटी और स्पीड का फ़र्क, ठीक है? अब देखो, जिसकी स्पीड ज़्यादा वो तेज़ से भागेगा यानी कि फैल जाएगा एक तरीके से। आप इसे समझो, तेज़ से यानी कि जिसकी स्पीड ज़्यादा, तो वो एकदम से एकदम ऐसे करके भागेगा, यानी कि आप समझो एक तरीके से उसकी स्कैटरिंग पावर ज़्यादा होगी, जल्दी से फैल जाएगा। तो आप ये डायग्राम देखो और यहाँ पे ये देखो कि मैंने आपको ये बताया था कि अच्छा, मैंने ये बताया ना विबग्योर, और यहाँ पे आपका जो है लैम्डा इंक्रीज़ हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है? तो यानी कि सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किसकी हुई? आर की हुई। अब मैंने यहाँ से बताया कि लैम्डा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अगर आर की सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी है तो उसकी स्पीड सबसे कम हुई, ठीक है? सबसे कम स्पीड हुई यानी कि वो फैल नहीं सकता। तो पहला आपका रीज़न है किसका? मैं बताती हूँ किसका रीज़न है। इसका, पहली इमेज, इस वाली इमेज का, यानी कि आपका जो है आसमान ब्लू क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आपका रेड कलर में इतनी ताकत नहीं होती, इतनी स्पीड नहीं होती कि वो एकदम से फैल जाए। आपका वहीं पर अगर आप देखोगे, आपका ब्लू कलर सबसे नीचे है, यानी कि ब्लू कलर की जो है आपका यहाँ पे आ रहा है ब्लू कलर, यानी कि उसकी जो है, और यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ से देखो, तो रेड के कंपैरिजन में ब्लू का जो है लैम्डा बहुत कम है। लैम्डा कम है, इसका मतलब आपकी उसकी स्पीड ज़्यादा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है तो वो फैल जाता है। और वहाँ पे हमारा रेड कलर की स्पीड कम है, यानी कि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, उसकी स्पीड कम है, इंटेंसिटी ज़्यादा है। अब इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसी वजह से तो उसको क्या है, हम लोग सिग्नल में यूज़ करते हैं, ताकि अगर कोई बहुत दूर से भी व्यक्ति आ रहा है तो उसको जो है एकदम से दिख जाए कि स्टॉप, यहाँ पे रुक जाओ। इसीलिए हम लोग जो है रेड कलर यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। वो बहुत दूर से दिखाई दे देता है। उसमें फैलने की ताकत इतनी नहीं है, बट उसमें इतनी दूर से दिखने की, विज़िबल होने की ताकत बहुत ज़्यादा है। समझ गए? तो मैंने आपको हमारा आसमान ब्लू क्यों होता है इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, हमारा सिग्नल रेड क्यों होता है उसका रीज़न भी मैंने बता दिया। अब आपका बात कर लेते हैं सनराइज़ और सनसेट में ऐसा क्यों होता है? तो ये इसका रीज़न भी हमारे पास क्या होता है बच्चों? यही होता है कि हमारा जो है सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे जो हमारा, एक तो पहले तो वो 2 मिनट पहले हमें दिख रहा होता है ना? 2 मिनट पहले दिख रहा होता है और वहाँ पे जो है कलर जो है जब वो आ रहा होता है तो वहाँ पे हमें क्यों, जो रेड कलर ही जो विज़िबल होता है, उस टाइम पे हमारा ब्लू कलर विज़िबल नहीं होता, उसकी जो है फैलने की स्पीड उस टाइम पे मतलब इतनी नहीं होती। जब वो क्यों नहीं होती? क्योंकि बच्चों ये रही आपकी अर्थ मान लो, ठीक है? ये रही आपकी अर्थ। तो जब हमारा जो सूरज हमारा टॉप पर होता है, जब यहाँ पे होता है, तो तभी तो जो है उसकी प्रॉपर व्हाइट लाइट आएगी, और जब वो प्रॉपर व्हाइट लाइट आती है तो उसमें जो ब्लू कलर है वो फिर फैल जाता है पूरे में। बट सनसेट और सनराइज के टाइम पे वो हमारे ऊपर प्रॉपरली नहीं होता है, वो हमें यहाँ से दिख रहा होता है, यहाँ से दिख रहा होता है। तो अगेन ये वो वाला केस हो गया कि आपको कोई बहुत दूर से कोई छोटा, मतलब कोई हल्का सी कोई चीज़ विज़िबल हो रही है, तो जब वो हल्की सी विज़िबल होती है तो आपकी इंटेंसिटी किसकी सबसे ज़्यादा हुई? रेड की इंटेंसिटी हुई, तो उस टाइम पे इसीलिए आपको रेड दिखाई देता है, ना कि ब्लू। और जब वो आपका जो सूरज है वो प्रॉपर आपका उग जाता है, तब वो क्या होता है, आसमान को पूरा नीला कर देता है, हमारा आसमान नीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि भई उसकी जो लाइट है अब हम तक आ रही है पूरी, और जैसे ही उसकी लाइट पूरी हम तक आ रही है तो वो क्या करेगा, अपना ब्लू कलर की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, वो तो पूरे में फैला देता है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे हमारे प्रैक्टिकल कलरफुल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट थे। आप दैट्स व्हाई आपका चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो पहले मैंने आपको क्या है, हमने पढ़ लिया अपना ह्यूमन आई, और आज की इस क्लास में हमने समझा, हमने काफ़ी चीज़ें समझी। हमने सूरज का सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे रेड होना समझा। हमने स्टॉप वाले बटन का रेड होना समझा, हमने आसमान का ब्लू होना समझा। ठीक है बच्चों?
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि हमारे जो क्लाउड है वो व्हाइट कैसे दिखते हैं, तो हमारा इसका रीज़न क्या होता है, द क्लाउड ड्रॉपलेट स्कैटर्ड ऑल वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट क्रिएटिंग द अपीयरेंस ऑफ व्हाइट क्लाउड। तो वो क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपका सारे कलर्स आपका रिफ्लेक्ट कर देती है ना, तो वो आपको व्हाइट नज़र आती है, और अगर सारे कलर अब्ज़ॉर्ब कर लेती है, तो वो चीज़ आपकी ब्लैक हो जाती है। ठीक है बच्चों? तो दैट्स व्हाई हमारे जो क्लाउड है वो व्हाइट होते हैं, क्योंकि वो सारे कलर को जो है रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो हमने ये सारे कॉन्सेप्ट समझे, उसके बाद हमने ये समझा कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, क्यों ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा जो है मीडियम्स पड़ते हैं, जिसकी वजह से लाइट जो है बैंड हो जाती है। इसमें क्या होता है, एक चीज़ ये भी पढ़ी हमने कि हमारा जो एपेरेंट उसकी पोजीशन है वो जैस जितनी हमें दिख रही है वो उसकी एपेरेंट पोजीशन नहीं है, वो वहाँ से बैंड होकर आ रहा है, तो वो उससे वहाँ पे मतलब तो उसकी पोजीशन नहीं है, दैट्स नॉट इट्स एपेरेंट पोजीशन। ठीक है बच्चों? और फिर हमने क्या समझा, हमने सूरज का भी समझा कि 2 मिनट पहले उसकी दिख जाती है और 2 मिनट बाद भी दिखती रहती है, क्योंकि वो बेंड होकर हमारे पास उस हमारी आँखों तक उसकी जो है रोशनी पहुँच रही होती है। फिर हमने क्या समझा, हमने रेनबो का भी समझा कि रेनबो क्या होता है। अब रेनबो का रीज़न आपको समझ रहा है, इट्स रीज़न इज़ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, नॉट ओनली व्हाट रिफ्रैक्शन। इसका केवल रिफ्रैक्शन नहीं है, बल्कि इसका जो मेन कॉज़ है वो यही कहलाता है, क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों? तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, ये इतने सारे हमने जो है अपना कलरफुल वर्ड के कॉन्सेप्ट और रीजंस पढ़े कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है? तो आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम इसके प्रैक्टिस सेशंस लाएंगे। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। डू लाइक, कीप सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग। थैंक यू।